हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर असिस्टेड कैरियोटाइपिंग। तो असिस्टेड का मतलब होता है हेल्प, कंप्यूटर की हेल्प से कैरियोटाइपिंग करना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो नाउ वी कैन स्टार्ट आवर टॉपिक कंप्यूटर असिस्टेड कैरियोटाइपिंग। Karyotyping is a test to examine chromosomes in a sample of cell। तो कैरियोटाइपिंग एक ऐसा टेस्ट होता है जिसकी हेल्प से जो सेल्स होती है उनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए किसकी फॉर्म में अरेंज होता है, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में अरेंज होता है। तो कैरियोटाइपिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं कि किस ऑर्डर में है, क्या उनका ऑर्डर सही है या फिर ऑर्डर के अंदर कोई मिसमैच हुआ है। जैसे कि कई बार क्या होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ जाता है या फिर कई बार कम हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें हम कहाँ से फाइंड करते हैं, कैरियोटाइपिंग से फाइंड करते हैं किसी भी सेल के बारे में। This test can help to identify genetic problems as the cause of a disorder or disease। कई बार क्या होता है, जो जीन्स होते हैं उनका नंबर कम या ज़्यादा होने से हमें कोई भी डिजीज़ हो सकती है, पीपल्स को कोई भी डिजीज़ हो सकती है। तो वो जो डिजीज़ होती है वो कैरियोटाइपिंग की हेल्प से फाइंड की जाती है। By karyotyping, a doctor can identify some common diseases that are Down syndrome। अच्छा, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है, आपको पता है क्रोमोसोम हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कितने होते हैं हमारे पास, 2 होते हैं। तो ट्राइसोमी 21 में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 21 है वो हमारे पास 2 की जगह 3 प्रेजेंट होते हैं डाउन सिंड्रोम में। उसके बाद है हमारे पास एडवार्ड सिंड्रोम। एडवार्ड सिंड्रोम में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 18 होता है वो हमारे पास 3 नंबर्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास है पैटियो सिंड्रोमी। पैटियो सिंड्रोमी में जो क्रोमोसोम नंबर 13 होता है वो हमारे पास 3 प्रेजेंट होते हैं इन प्लेस ऑफ 2। यस, तो कैरियोटाइपिंग की हेल्प से जो डॉक्टर होता है जो भी डिजीज़ हमें जीन्स में डिसऑर्डर होने के कारण होती है उन सबको फाइंड कर सकता है। जैसे कि डाउन सिंड्रोमी हो गई, एडवार्ड सिंड्रोमी हो गई या फिर पैटियो सिंड्रोमी हो गई। उसके बाद हमारे पास है कैरियोटाइपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑल द क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब कैरियोटाइपिंग के अंदर क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं सब पेयरिंग करते हैं। सबको पता है क्रोमोसोम हमेशा पेयर में मिलते हैं, उनके जो ऑर्डर होता है किस सीक्वेंस में है किस सीक्वेंस में नहीं, ये सारी की सारी डिटेल्स हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ कैरियोटाइपिंग। उसके बाद इसमें एक टर्म आएगी, बार बार आएगी, जो कि क्या है, मॉड्यूल। मॉड्यूल एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। मॉड्यूल कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट ए मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मॉड्यूल होती है वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। और बाय द हेल्प ऑफ मॉड्यूल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मॉड्यूल एक सिंपल यूनिट होती है लेकिन इसका यूज़ करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। उसके बाद एक न्यू सिस्टम है BAS, बेंडिंग ऑटोमेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, बेंडिंग ऑटोमेटिक सिस्टम। BAS is suitable for analysis of both normal and abnormal karyotype। कैरियोटाइप में क्या आता है, जो हमारी क्रोमोसोम्स की सीक्वेंस होती है उसकी पेयरिंग उसकी ऑर्डरिंग सारी की सारी किस में आती है, कैरियोटाइप्स में आती है। और BAS सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं, कैरियोटाइप को नॉर्मल है या फिर अबनॉर्मल है, ये सब हम कहाँ से फाइंड करते हैं, BAS सिस्टम की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारा कैरियोटाइप है, जो क्रोमोसोम्स हैं, क्या वो जो उनकी सीक्वेंस है क्या वो सही है या फिर वो अबनॉर्मल है। It is also used to recognize of the various features of chromosomes। और इस टेक्निक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं उनके फीचर फाइंड कर सकते हैं, उनकी रिकॉग्नाइजेशन फाइंड कर सकते हैं कि भाई ये कौन सा क्रोमोसोम किस चीज़ के लिए हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। कैरियोटाइपिंग इज़ अ फंडामेंटल स्टेप इन क्रोमोसोम एनालिसिस। अगर हमें क्रोमोसोम एनालिसिस करने, क्रोमोसोम के बारे में डिटेल में स्टडी करना है, उनकी सीक्वेंस फाइंड करनी है, किस ऑर्डर में वो प्रेजेंट, ये सब फाइंड करना है, तो हमें कैरियोटाइप को सबसे पहले स्टडी करना पड़ेगा। अब कैरियोटाइपिंग में एक बैंडिंग होती है जिसको कहा जाता है G बैंडिंग। कौन सी बैंडिंग होती है, G बैंडिंग। अब G बैंडिंग पैटर्न ऑफ एनी क्रोमोसोम इन द मेटाफेज स्प्रेड आर चेंजेबल। अब G बैंडिंग, अब सबसे पहले कैरियोटाइपिंग होती कब है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं जब वो मेटाफेज स्टेज में प्रेजेंट होती हैं उस टाइम पे G बैंडिंग इनके अंदर ओक्योर होती है, ओक्योर यानी उसके अंदर हो जाती है, और तब हम कैरियोटाइप को स्टडी कर सकते हैं।
अब जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं सबके अंदर जो जी बैंडिंग होते हैं वो डिफरेंट होती है। जी बैंडिंग अलाउ ईच क्रोमोसोम टू बी आइडेंटिफाई बाय इट कैरेक्टरिस्टिक बैंडिंग पैटर्न। अब जी बैंडिंग में हम क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि हर क्रोमोसोम का बैंडिंग पैटर्न क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जी बैंडिंग में उनके जो बैंडिंग पैटर्न होता है उस बैंडिंग पैटर्न से हम फाइंड कर सकते हैं क्रोमोसोम कौन सा और किस लिए प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने यहाँ पे बार बार पढ़ा मेटाफेज, तो अब बात करते हैं मेटाफेज होता क्या। और मेटाफेज के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर के ऊपर आके अरेंज हो जाते हैं। आप देख रहे हो जो बीच वाली लाइन है यहाँ पे, जो हमारे पास ये लाइन शो कर रखी है, हमारी कौन सी लाइन है, इक्वेटर लाइन है। इस पर आप लोग देख रहे हो कि जो क्रोमोसोम्स है पेयर बन चुका है, पेयरिंग में क्या आ गए, यहाँ पे आके अरेंज हो चुकी हैं। अब ये जो पोल है जहाँ से ये स्पिंडल फाइबर स्टार्ट हुई, इस पोल को क्या कहा जाता है, सेंट्रियोली। क्या कहा जाता है, सेंट्रियोली। आप लोग देख रहे हैं ये वाली जो लाइन्स है इनको क्या कहा जाता है, स्पिंडल फाइबर। क्या कहा जाता है, स्पिंडल फाइबर। और जो बीच वाली लाइन है जिसके ऊपर हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो आके अरेंज हुए हैं, इसको क्या कहा जाता है, इक्वेटर। और ये कौन सा फेज होता है, मेटाफेज। कौन सा फेज होता है, मेटाफेज। और ये किस में होता है, माइटोसिस। किस में होता है, माइटोसिस। अब जैसे कि आप लोग जानते हो कैरियोटाइपिंग में पूरे जो क्रोमोसोम सीक्वेंस होती है, ऑर्डरिंग होती है, सबको स्टडी किया जाता है। तो इट मीन ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस होगी स्टूडेंट्स के लिए। तो current method for learning karyotyping are effective and therefore it is necessary to develop a software program to help students learn the skill efficiently। तो करंट में कुछ ऐसे मेथड्स होने चाहिए ना जिससे कि टाइम भी कम लगे और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ऐसे इफेक्टिव मेथड्स होने चाहिए, या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप करना चाहिए जो कि क्या कर सके, स्टूडेंट की हेल्प कर सके इस प्रोसेस को लर्न करने में। तो नाउ आजकल लोग क्या करते हैं, लैब में प्रोसेस की जाती है। वर्चुअल रियलिटी इज़ सुटेबल। वर्चुअल रियलिटी मीन्स इसको लैब में करना चाहिए, लैब में करेंगे तो ज़्यादा सुटेबल होगी। फॉर दिस पर्पस बिकॉज ऑफ द इनहेरिट सिमुलेटिंग एबिलिटी। क्योंकि देखो जीन्स क्या होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, पेरेंट्स से किसके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, चाइल्ड में ट्रांसफ़र होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, तो इसको मेनली लैब में ही परफॉर्म करना चाहिए। A virtual learning environment for self-practicing and testing, thus it is an exciting and efficient learning process। अगर बच्चे इसको लैब में करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे, मतलब लैब का जो इन्वायरमेंट होता है अच्छा होता है प्रैक्टिसिंग वगैरह के लिए, टेस्टिंग वगैरह के लिए। अगर बच्चे वहाँ पे इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और वो एक्साइटेड होकर इस प्रोसेस को करेंगे। तो स्टूडेंट की लर्निंग के लिए, ताकि उनको ईजिली लर्न हो सके, कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, वर्चुअल लर्निंग मेथड यूज़ करना चाहिए। A system and method for computer assisted karyotyping include a processor which receive a digitized image of metaphase chromosomes। अब इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर असिस्टेड कैरियोटाइपिंग के अंदर क्या होता है, एक प्रोसेसर होता है जो क्या रिसीव करता है। अब एक सेल है, उसके अंदर जब मेटाफेज आ रहा होगा, जब उसका मेटाफेज चल रहा होगा, तो उस टाइम पे जो उसकी इमेज होती है वो किसके पास जाती है, प्रोसेसर के पास जाती है। फिर प्रोसेसर के पास जाने के बाद उसकी जो कंप्लीट सीक्वेंस होती है उसको पढ़ा जाता है, क्या वो सीक्वेंस सही है या फिर वो सीक्वेंस गलत है। इन दिस प्रोसेस BAS सिस्टम recognitions of the various feature and constituents of the chromosomes is performed by an operator। अब जो ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, इन सब के बारे में स्टडी करता है। और BAS सिस्टम में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होता है उसके जो फीचर्स होते हैं, क्या क्या वो एक्सपेक्ट कर सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, क्या क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इन सब के बारे में स्टडी की जाती है। वेयर एज क्रोमोसोम आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन आर एंट्रस्टेड टू ए कंप्यूटर। और ये प्रोसेस कैसे होती है, कंप्यूटर से होती है। कंप्यूटर के हेल्प से जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको क्लासीफाई किया जाता है कि कौन सा क्रोमोसोम और किस चीज़ के लिए प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। द कनेक्शन बिटवीन ऑपरेटर एंड कंप्यूटर। अब जो ऑपरेटर होता है, जो ऑपरेट कर रहा होता है, जो सारी प्रोसेस स्टडी कर रहा होता है या फिर परफॉर्म कर रहा होता है टेस्ट वगैरह, और कंप्यूटर, दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है, CYGEN1 प्रोग्राम। क्या कहा जाता है, CYGEN1 प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम की हेल्प से डिस्टिंग्विश किया जाता है कि भाई ये क्रोमोसोम कौन सा है, किस चीज़ के लिए प्रेजेंट है, इसके कम या ज़्यादा होने से कौन सी डिजीज़ हो सकती है। और CYGEN1 प्रोग्राम से हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। क्या फाइंड करते हैं, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी, यानी कि क्रोमोसोम के बारे में सारी डिटेल हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम। यस,
The operator simply has to read through a certain numbers of banded metaphase. अब मेटाफेज के अंदर होती है सेल, तब हम कंप्यूटर असिस्टेड कैरियोटाइप कर सकते हैं। तो ऑपरेटर क्या करता है, सिंपली ऑपरेटर को जो नंबर्स होते हैं बैंड के वो रीड करने होते हैं। इनकोडिंग बैंड पैटर्न, जो बैंड पैटर्न कैसे बैंडिंग पैटर्न हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग डाटा, ये जितना भी डाटा कंप्यूटर के अंदर शो हो रहा होता है उसको रीड करना होता है। द मशीन सिग्नल व्हेन द ऑपरेशन हैज़ गॉन थ्रू द होल कैरियोटाइप। अब जब पूरे के पूरे कैरियोटाइप के ऊपर से जो हमारा ऑपरेशन है पूरी सीक्वेंस को स्टडी कर लिया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, तो जो मशीन होती है वो सिग्नल देती है। और मशीन सिग्नल कब देती है, व्हेन क्रोमोसोम्स आर मिसिंग और प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा नंबर अबव द सिग्निफिकेंस लेवल। अब मशीन सिग्नल कब देगी, जब जो एक फिक्स नंबर है अगर उससे ज़्यादा क्रोमोसोम है तो देगी, या फिर उससे कम नंबर है तब देगी सिग्नल। फ्रॉम द एनालाइज्ड मेटाफेज, जब मेटाफेज को अच्छे से स्टडी किया जाता है उसमें अगर कोई क्रोमोसोम कम होता है या फिर कोई ज़्यादा होता है तब मशीन क्या देती है, सिग्नल देती है। और जो ऑपरेटर होता है उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या हो रखा है, एबनॉर्मल हो चुका है। क्रोमोसोम्स आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन आर देन कैरिड आउट बाय द कंप्यूटर। और जो क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करना, उनको क्लासीफाई करना, ये सारी की सारी प्रोसेस किसके हेल्प से की जाती है, कंप्यूटर की हेल्प से की जाती है। अब जो भी हमने स्टडी करके जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी वो कहाँ पे स्टोर हो जाती है, कंप्यूटर में, और हमें किस फॉर्म में मिलती है, एज ए फाइल। The data being accumulated in the computer will provide a file of cytogenetic record। अब जो डाटा था वो सारा का सारा कहाँ पे इकट्ठा हो गया, कंप्यूटर में कलेक्ट हो चुका है। और ये जो रिकॉर्ड होता है हमें किस रूप में मिलता है, साइटोजेनिक रिकॉर्ड के रूप में मिलता है। The process of 20 metaphase by the method described take 40 to 45 मिनट। अब 20 मेटाफेज सेल्स को हम एक बार में स्टडी कर सकते हैं, और टोटल मिला के कितना टाइम लगता है 20 मेटाफेज सेल्स को स्टडी करने में, 40 to 45 मिनट। A cytogenetic technique can make effective use by the system after 25 to 30 hours of intense training। अगर किसी को इस फील्ड में जाना है तो कम से कम कितने हावर की ट्रेनिंग के बाद वो ये सारी चीज़ें कर सकता है, कंप्यूटर असिस्टेड कैरियोटाइपिंग कितने टाइम के बाद कर सकता है, अगर उसने 25 से लेकर 30 हावर तक एक अच्छी ट्रेनिंग ली हो, तभी वो ये टेक्निक फॉलो करके इसका यूज़ कर सकता है। इट इज़ अ सिस्टम फॉर क्रोमोसोम एनालिसिस। और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम क्रोमोसोम को एनालाइज कर सकते हैं, उसमें क्या नॉर्मल है, क्या अबनॉर्मलिटीज़ हुई हैं, कौन सा क्रोमोसोम ज़्यादा है, कौन सा कम है। तो सारी चीज़ें हम कौन से सिस्टम की से पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड कैरियोटाइपिंग। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।